तो पहले घंटे में हम तारीख़ पे बात करेंगे कि वो ट्रांसलेशन की पूरी हिस्ट्री जो है, जहाँ से किंदी एक्चुअली बिल्ड होते हैं और किंदी का पूरा बैकग्राउंड इवेंटुअली वो कहाँ से ये जो बातें हो रही हैं डेवलप होती हैं। उसके बाद अगले हाफ पे हम उसकी फ़िलासफ़ी की ओवरव्यू, ओवरऑल उसकी क्या उसका आइडिया है, ताकि हम जब टेक्स्ट पे जाएंगे तो टेक्स्ट दो पर्टिकुलर टेक्स्ट हैं, तो उसमें ओवरऑल उसकी फ़िलासफ़ी नहीं है। वो पहला टेक्स्ट जो है वो कलर के ऊपर है कि जो परसेप्शन ऑफ कलर है और जो एग्जिस्टेंस है कलर की वो है कि, दूसरा जो है वो रेस के ऊपर है। रेस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो वो दोनों बिल्कुल फ़र्क किस्म के आइडियाज़ हैं। तो शुरू करने से पेशतर किसी ने मुस्लिम तारीख़ में इल्म के हवाले से पढ़ा है कि कहाँ से शुरू होती है, उसके हवाले से क्या जानते हैं, मतलब जहाँ से फ़लसफ़ा शुरू होता है या साइंस शुरू होता है उसकी बैकग्राउंड क्या है? किसी के पास कोई? हाँ, मुस्लिम में, क्योंकि सर जी क्या क्वेश्चन ये है कि जो फ़लसफ़ा और साइंस की बहस है मुस्लिम, आपके ख्याल में कब से? तो मैं वो सिर्फ आइडिया लेना चाहता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। मेरा ख्याल है तकरीबन ये जो उमैया ख़ानदान था उस ज़माने में ये चीज़ें शुरू हो गई थी। 750 750 AD वगैरह में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जो उस टाइम पर काफ़ी नाम मिलते हैं जो फ़लसफ़ा वगैरह की बहस, मेरा ख्याल है। सही। आपका नाम क्या? रिदा। आपका क्या? नहीं। अच्छा, यानी कि कुछ भी नहीं। तो अगर हम पहले सिर्फ जोग्राफिया देखें, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली जोग्राफिया है किस तरह की। अज़्यूम कर लो कि ये यहाँ कहीं पे ईरान है, इस तरह, फिर ये वो हिस्सा है जिसको आजकल अफ़गानिस्तान कहते हैं खामखा, ये जिसको आजकल इराक़ कहते हैं, फिर इसके यहाँ के कहीं आके शाम और सऊदीया वाली डिवीज़न आती है। इस तरह की कोई डिवीज़न है, मैं नक्शा बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह का होता है। तो ये हमारा फ़ारस है, ये गंदीशापुर है, इन सारे इलाकों की अहमियत है। यहाँ पे बगदाद आएगा। पहले ऐसे ही नॉर्थ ऊपर ही होता था। हाँ, हमेशा इसी तरह होता है। फिर सऊदी अरब यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे, यहाँ सऊदी नहीं, सऊदी अरब क्यों कहें, हम एजाज कहेंगे। यहाँ पे इन तीनों के दरमियान कूफा को लेके आते हैं। यहाँ शाम, शाम के साथ जो है वो फ़लस्तीन के बाद फिर हमारा वो आता है, रोम आता है, जो कि यहाँ पे है। ऑलमोस्ट ये फ़ारस के साथ है। अब तो सही लग रहा है ना। यहाँ रोम आ गया। रोम के साथ यहाँ पे फिर हमारा मिस्र आ जाता है, फिर अफ्रीका यहाँ आ जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पे किसी ने कोई ताल्लुक़ ख़ास नहीं होता। वो स्पेन यहाँ पे आता है, चलो स्पेन कर लेते हैं। स्पेन हमारा ख़ास ताल्लुक़ है, मगर स्पेन के हवाले से स्पेन एक बहुत फ़र्क स्टाइल में डेवलप करता है, तो उसका बगदाद वाले डिस्कोर्स में हमेशा अलग अलग डिस्कशन चलती है। बगदाद की बहुत इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से इस इलाके में पूरा एक साथ होता है। स्पेन एक इलाका होता है जहाँ पे बहुत से इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स भी होते हैं, मगर उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है आपस में। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक किस्सा है, मैं डेट्स में बहुत सखला हूँ, तो 7th सेंचुरी की स्टोरी है जहाँ पे इस्लाम आता है। तो इस्लाम के आने के बाद पहली दफ़ा जब एक बड़े तहज़ीब को वाकई में इंटरेक्शन उसकी होती है, वो सबसे पहले इसके साथ है, जिसको हम रोम कहते हैं। जब इनका अटैक रोम पे होता है, तो ये बॉर्डर के एरिया पे एक अटैक होता है छोटा सा, तबूक का, यरमुक का जो जंग होता है, तबूक होता है यरमुक, दोनों में से यरमुक होता है, उसमें तबूक होता है ना, ये यरमुक तबूक, हाँ 632 में होता है ना वो जंग। तो उस जंग में सिवाय एक कैबिनेट के ख़ास ग्रोह को
किसी को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली रोम फतेह हुआ है, और ख़ास किसी को सोशली मसला नहीं होता कि रोम फतेह हुआ, क्योंकि अरब हमेशा करते हैं। वो हिजाज़ में लोग ऊपर उठते हैं और रोम को फ़तेह करते हैं, 6 साल बाद वापस आते हैं, फिर रोम को फ़तेह करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो रोम का और ईरान का एक बहुत बड़ा जंग ख़त्म हुआ होता है, तो ये उस क्लेश के बाद ये दोनों थक के बैठ चुके होते हैं कि भाई नहीं यार अब काफ़ी है। तो इनका पूरा प्लान होता है कि भाई काफ़ी हो गया, अब जंग नहीं करनी। तो अचानक से यहाँ से रोम को हमला होता है और कुछ ही अरसे बाद ये इलाका जो है हिजाज़ के अंदर आ जाता है। ये सेंटर होता है बैजेंटाइन का, ये वाला, जहाँ पे यहूदियों की एक बहुत बड़ा ग्रोह, क्रिश्चियंस में साबईन होते, क्रिश्चियन होते हैं, साबईन या जीव होते हैं, साबईन क्रिश्चियन होते हैं ना जू होते हैं। इनको दोनों में से किसी में काउंट नहीं करते हमेशा। क्रिश्चियन में करता होंगे। कॉप्टिक क्रिश्चियंस बहुत होते हैं, नेस्टोरियन क्रिश्चियन होते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज होती हैं शाम में, मतलब बाकायदा इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि एज एजुकेशन हब के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद इस इलाके में पूरा, और वो भी शाम सबका सेंटर होता है, तो ज़ोरोस्ट्रियन होते हैं जो अपने जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत माहिर होते हैं, बहुत बड़े ज्योमेट्रिशियन होते हैं, आर्किटेक्ट बड़े अच्छे होते हैं ये जो हैं। बाकी हिजाज़ वाले होते हैं शायर अच्छे होते हैं उनका, उसके अलावा एक लोकल शायरी के अलावा कोई ख़ास लिटरेचर में अहमियत नहीं होती इतनी, जो इस्लाम से पहले का। तो शुरू का जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो ये है कि अब्दुल मालिक बिन यजीद एक शख्स हैं जो यजीद के बेटे हैं या कुछ हैं, उनके जो गवर्नर हैं मिस्र के, खालिद बिन यजीद है उनका नाम, वो यजीद के सबसे बड़े बेटे हैं। खालिद बिन यजीद मिस्र में होते हैं, और मिस्र में इसका एक नाम होता है, मायनोर एक शख्स होता है, चर्च वो होता है, पेट्रियार्क होता है, कॉप्टिक्स है ना, उससे वो एस्ट्रोनॉमी सीखता है। तो उसके जो लेक्चर्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करता है, वो ग्रीक सीखता है और हिब्रू सीखता है, और काफ़ी ज़बानें उसको आती हैं। तो पहली दफ़ा जो एक इंटरेक्शन हमें रिकॉर्ड में नज़र आता है वो खालिद बिन यजीद का वो ट्रांसलेशन है, जो पूरे उसके लेक्चर्स हैं उसको लिखता है। उसका नाम भी यही होता है कि मायनोर्स का, द वर्क ऑफ मायनोर्स इंग्लिश में कहते हैं उसको। उसके साथ साथ एक पर्शियन टेक्स्ट होता है ज़ोरोस्ट्रियन, ज़िद शाही कहते हैं उसको। एक मायनोर्स का काम है, मायनूरस एक बड़ा मज़े का एक अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, मगर याद नहीं मुझे, अल मैनूर इस तरह कुछ कहते हैं इसको। ज़िद शाही एक टेक्स्ट है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स जी, एक बहुत मोटी किताब है, ये समझ लो मिडिल पर्शियन में होता है। इसको ट्रांसलेट करते हैं ये मालिक बिन यजीद के दौर में, अब्दुल मालिक बिन यजीद के टाइम पे ये ट्रांसलेट होता है। उसके बाद उससे मुतासिर होकर उस टेक्स्ट से हमारे जाबिर बिन हय्यान आते हैं, जो कि हिमरिया उसका एक नाम होता है, टीचर होता है उसका, उसके शागिर्द होते हैं वो। वहाँ से वो केमिस्ट्री, ज़िद शाही जो है एक मिक्स सी किताब है, उसमें एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन के मुतालिक है, केमिस्ट्री के बारे में है, तो उसको केमिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है। वो केमिस्ट्री ख़ास केमिस्ट्री है जिसको कहते हैं आजकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कहते हैं, डिस्टिलेशन का जो पूरा प्रोसेस है। जाबिर बिन हय्यान का असल एक्सपर्टीज़ वो डिस्टिलेशन वाला है, जिसको वो अल्कीमिया कहते हैं, इल्मुल सना कहते हैं उसको। इसको यूँ लिखते हैं, ये पर्शियन टेक्स्ट है, इसको पर्शियन नहीं कहा जाएगा, ये पहलवी कह दो या पर्शियन कह लो, दरमियानी फ़ारसी का एक टेक्स्ट है वो, इल्मुल सना मतलब सनत, जिसको आज सनत कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से वो सफ़र शुरू होता है, फिर आगे चल के मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशंस की बुनियाद पे सारा चलता रहता है। मगर किस्सा कुछ यूँ है कि जो ये होते हैं सारे,
ये सारे लोग पहले से लिख रहे होते हैं, और इवन इस्लाम से पहले भी अरबी में काफ़ी टेक्स्ट हैं जो मौजूद हैं, जिसमें थियोलॉजिकल काम हैं, कुछ साइंस के काम हैं, और यहूदियों के काफ़ी काम हैं इस पर एक्चुअली, क्रिश्चियन से ज़्यादा। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाते हैं, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर के टाइम पे एक पूरी बहस शुरू होती है, जिसको अखबारी कहते हैं, इल्मुल अखबारी बाद में कहा जाता है। तो मैं एक चीज़ कहने लगा था जो कि मैं बिल्कुल भूल गया। जब ये कॉन्स्टेंटाइन आता है तो ईस्टर्न कॉन्स्टेंटाइन के दौर में अलग हो जाता है। हाँ, फिर ये दोनों में से एक पहले आता है, या बेजेंटाइन पहले आता है या कॉन्स्टेंटाइन पहले आता है, मगर उन दोनों में से कॉन्स्टेंटाइन के दौरान वो रोमन अलग हो जाता है। फिर जो आइडिया है स्टेट रिलीजन का, वो कॉन्स्टेंटाइन का आइडिया है, जो वो सेंटर जो होता है वो चर्च बनाता है। फिर कॉन्स्टेंटाइन से वजह छीन के उस पर चला जाता है, वेटिकन चला जाता है, वो फिर रोम में वो बात चली जाती है। फिर यहाँ पे पैरेलल एक दो फिरके बनते हैं पूरे। ऊपर वाला जो होता है वो ऑर्थोडॉक्स बन जाता है, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इंडिया वाला मैथ्यू वाला है, सेंट मैथ्यू का जो होता है वो इंडिया में होता है, यहाँ पे। हाँ, मगर तारीख़ी तौर पे उसकी अहमियत है बड़ी, क्योंकि वो सबसे प्योर है। वो डायरेक्टली एक सेंट से है जो हवारी हैं, तो बाकी जो हैं वो हवारियों में से कोई नहीं है, ना कैथोलिक है, ना ईस्टर्न है, ना ऑर्थोडॉक्स है, वो सारे अलग अलग हैं। तो हाँ, यहाँ पे जो इल्म का लफ्ज़ है, या उसको सेंशिया कहा जाता है। एक शख्स हैं चार्ल्स ऑफ द रिचर्ड नाम है उनका। उसने अरबी वर्ड जो इल्म है ख्वारिज़मी को ट्रांसलेट करने के टाइम सिंशिया के तौर पे उसको इस्तेमाल किया था। सिंशिया का लिटरल मतलब ये है कि जनरली वो इल्म को कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो नॉलेज जिसको कहा जाता है किसी, वैसे तो नॉलेज को कहते हैं, मगर जब उसको एकेडमिकली इस्तेमाल करते हैं तो सारे डोमेन ऑफ नॉलेज आते हैं। जिस चीज़ के लिए एकेडमिकली इल्म इस्तेमाल होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम में, उसमें पहला जो होता है वो इल्मुल हदीस है, जिसके लिए इल्म एक ग्रोह है पूरे इल्म का। दूसरा इल्मुल अखबारी है। तीसरा इल्मुल फ़लासफ़ा है। अब अब्बासियों के दौर में चौथा नहीं होता, बाद में वो बहुत डेवलप होता है। इरफान का जो है वो बहुत बाद में, हज़रत वो इब्न अरबी के बाद वो एक बाकायदा सिस्टमाइज हो जाता है। तो बाद में जो आता है तूसी वगैरह जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको इल्म नहीं कहते, वो वैसे ही इरफान है, वो एक अलग डोमेन है। इन चारों में फ़र्क काफ़ी हैं, मगर उसूल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं इनके, ख़ासकर ये जो तीन हैं अखबारी के। इससे वो अहादीस जो हमारे पास हैं वो, और उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे जानी जाती है, पूरे इल्मुल हदीस में सारा बहस चलता है। ये जो है ये मोस्टली जो है कलामी है, बाद में जो डेवलप शक्ल उनकी है वो कलाम है। इनके शुरू वाले ग्रोह में खवारिज आते हैं, अखबारिया एक ग्रोह होता है तो बकर के टाइम पे होता है। फिर खवारिजियों के अंदर एक बहस छिड़ती है, उस बहस को लेके हज़रत अली के टाइम पे कलामी डेवलप करते हैं। हसन बसरी का पीरियड होता है, उस वक्त वासिल बिन अता जो है उसकी पूरी बहस छिड़ती है उस पर क़ज़ा व क़दर के ऊपर, कि खुदा की तरफ से क़ज़ा हुआ है या मतलब जो जबर है या कदर का मामला है। तो इमाम हसन का जो जवाब है ना, मंजिलतुल बैनुल मंजिला वाला, कि नहीं ये है ना वो है, दोनों के दरमियान का एक वास्ता है खुदा की तरफ से। इमाम जाफर का नहीं, हसन बसरी के मुताबिक उनका, हसन बसरी इमाम जाफ़र के टाइम पे नहीं है, तो अगर इमाम जाफ़र का है तो ये उनका भी मिलता जुलता कौल होगा। ईरान में लोगों ने वो कोट किया था इस इमाम। अच्छा, एक है वो वास्ते से आता है जो अजवेरी इस्तेमाल करते हैं दाता साहब, वो इमाम जाफ़र से वहाँ से यूँ करके चलाते हैं उसको। फिर फ़लसफ़ा उसके बाद आते हैं। अब फ़लसफ़ा जो है वो एक ऐसा डोमेन होता है जिसको सिर्फ़ इस नाम से जाना जाता है शुरू में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
उसमें मौसीकी भी आता है, उसमें केमिस्ट्री भी आता है, उसमें ज्योमेट्री का भी आता है, उसमें मैथमेटिक्स भी आता है, तो मुख्तलिफ उलूम का एक मजमूआ होता है। उसको फ़लसफ़ा किंदी बनाता है, वो जो नाम है वो किंदी देता है कि मैं वो हूँ जो ये बहस कर रहा हूँ, तो मुझे फ़लसफ़ी कहना चाहिए। तो वो कहता है ये जो डोमेन है पूरा, जो ये सारी मबाहिस हैं, ये फ़लसफ़े की बहस है और उसको इस तरह किया जाता है। अब फ़लसफ़े की बहस और कलाम की बहस में फ़र्क ये है कि फ़लसफ़ा पूरा एक उसका ग्राउंड अकीदा नहीं होता कोई भी फ़लसफ़े के अंदर। वो अकीदे को बनाते हैं पहले, फिर अकीदे के तहत उसको समझ लें कि पूरे कॉस्मोस को डिफ़ाइन करते हैं। कलाम वाले नहीं, फ़लसफ़े वाले, फ़लसफ़े की कलाम अकीदा बनाते नहीं हैं। कलाम के यहाँ अकीदा पहले से तय है कि ये अकीदा है, यहाँ से आर्गूमेंट निकालनी है। तो फ़लसफ़े कहाँ ये होता है कि वो अकीदे को पहले जस्टिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि आर्गूमेंट पूरी की पूरी ये है, इसके तहत हम जो है बात करेंगे कि इसके दायरे में क्या क्या आ सकता है। अब तरीका ये होता है कि उस दायरे को उस तरह बनाया जाए कि वो कुरान के अंदर रह के बात हो। बाहर निकलता है तो फिर हमें उमूमन खामोशी होती है, इस तरह सीना और रुश्त करते हैं काफ़ी दफ़ा। तो थोड़ी थोड़ी सी बात ये है। तो इसी दौरान जिस वक्त कलाम डेवलप हो रहा होता है, उसी वक्त असल में ट्रांसलेशन शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पुरानी ट्रांसलेशंस में ग्रीक्स के जो ट्रांसलेशन है, अरस्तु की एक किताब है पोएटिक्स का जो है वो ट्रांसलेट होती है, ये उमैयों के दौर में होता है। ऑर्गेनन जो है वो ट्रांसलेट होता है, वो भी उमैयों के दौर में ट्रांसलेट होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जालिनूस की किताबें ट्रांसलेट होती हैं, जो एक तिब पे उसकी किताब है, बायोलॉजी पे बड़ी पुरानी मशहूर किताब है जालिनूस का जो है। तो वो दौर चलते चलते जनाब मंसूर का दौर आता है, हमारे जो अब्बासी हैं। आपको तारीख़ का थोड़ा सा इल्म है कि अब्बासी कैसे आते हैं और क्या होता है? अच्छा, एक तो अब्बासियों का और उमैयों का एक ख़ास मसला जो है वो पॉलिटिकल इस लिहाज से भी है कि वो ये हिस्ट्री स्कूल में तो पढ़ाते हैं। ये हिस्ट्री जॉर्ज सेलेबा बताते हैं। ये किताब है, ये बहुत मज़े की किताब है। ये लाहौर आ चुके हैं। ये अच्छा, ये है इस्लामिक साइंस इन द मेकिंग ऑफ यूरोपियन रेनेसांस के नाम से है। जॉर्ज सेलिबा मैंने लेक्चर सुने हुए काफी, बड़े पैशनेट है इस्लामिक साइंसेस के वाले, बड़े अच्छे लेक्चर। हज़रत उमर और हज़रत अली के जब दौर के आगे जब चल रहा होता है सारा, तो एक नेसेसरी या यूँ समझ लें कि नेचुरल मूव होता है शाम के अंदर और फ़ारिस के अंदर और रोम के अंदर, मिस्र भी इनमें शामिल है। इन 3-4 इलाकों में जो एलिट ब्यूरोक्रेसी होती है वो 2 ग्रोह के दरमियान बहुत 3 बल्कि होते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियन ज़रतुश्ती होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ होते हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन है। कॉप्टिक्स का अलग बिल्कुल आइडिया होता है, नस्तूरियन अलग होते हैं। जो शाम में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नस्तूरियन होते हैं। साबईन का इतना ख़ास किरदार नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादातर इस तरह के मामलात में नहीं आते। फिर यहूदी होते हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती हैं जो इसको वो ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेसी चलाती हैं। ये तो जब अब्दुल मालिक और अब्दुल अज़ीज़ के बाद, अब्दुल अज़ीज़ बिन मालिक के बाद जब खलीफा एक और होता है, उसको मेरा नाम याद नहीं है, वो बाकायदा उमैयों को अरब कर देता। मतलब यूँ समझ लो कि वो एक बाकायदा एक प्योरिटन किस्म की मूवमेंट होती है और सबको ब्यूरोक्रेसी से निकाल देते हैं, इन सब के सबको। हाँ कि अरब आ जाए। हाँ, और उनका अरब का मतलब इस्माइली होता है। वो जो हज़रत इस्माइल वाली लड़ी होती है ना, तो वो उस वक्त पावर में आ गए थे। ये भी अरब है, ये भी अरब है, ये भी अरब है, मगर वो इस्माइली हैं। ये इस्माइली नहीं है, ये इस्माइली नहीं है। नहीं तो इस्माइल पावर में आ गए थे उस वक्त। हाँ ना, मुसलमान है ना इस्माइली। नहीं, वो इस्माइली नहीं, जो हज़रत इब्राहिम वाले इस्माइली हैं, प्योर अरब। हाँ, 2 ग्रोह समझे जाते हैं।
एक हज़रत इसाक से होते हैं जिसको दाऊदी कहते हैं असल में। तो जूस हो गए। नहीं, वो दोनों होते हैं, क्रिश्चियन और हाँ, उनको दाऊदी कहते हैं, और ये उनको इस्माइली कहते हैं या हाजरी कहते हैं बीबी हाजरा से। प्योरिटन ये होता है कि इनको आना है, और ये चूँकि सारे ही मुसलमान हो गए थे सब उस वक्त, ये नहीं होते कभी भी। और क्रिश्चियन काफ़ी अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता कर चेंज जब हो रहे होते हैं तब भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है। तो तकरीबन जो नहीं जाता और रजिस्ट करता है उनको ख़त्म कर देते हैं, और ये सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। नौबख्त एक बहुत बड़ी फैमिली होती है ज़ोरिस्ट्रन की, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है पूरे स्टेट को चलाने का। नौबख्त की कॉन्स्पिरेसी के तहत अब्बासी आते हैं। नौबख्त बेरोज़गार होकर साइड पे बैठ जाते हैं ना, तो उनका बड़ा एक एजिटेशन होता है कि कुछ हो। मंसूर जब आता है तो मंसूर इसी के तहत आता है कि जिनको इग्नोर किया गया है वो उनको लेके आता है, उनकी बैकिंग से। हाँ, तो मंसूर के पास कोई स्टांस नहीं होता बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल वो चलाने के लिए। मंसूर इनको इस्तेमाल करता है, सारे जो इनके पास वो उलूम जो कारामद हो सकते हैं, जो उस वक्त ट्रांसलेट हो चुके होते हैं, ये नहीं कि वो शुरू करता है। उमन कहा जाता है कि अब्बासी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, लोग यही कहते हैं। हाँ, अब्बासी शुरू नहीं करते, अब्बासी उसको इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकली। बैतुल हिकमा बाकायदा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है जो इस्तेमाल होता है। तो अब्बासी आते हैं इन सब को लेके, उस वक्त वो शाम से स्टेट को बगदाद लेके जाते हैं। बगदाद एक उस तरह की जगह नहीं होती, बगदाद को बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियल आबादी है, और उसमें 2-3 फैमिलियाँ, एक नौबख्त होती है और एक बनु मूसा एक फैमिली होती है, जिनके 3 बेटे जो हैं बाद में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो 2 फैमिली हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं, ये उस आर्किटेक्चर को डेवलप करते हैं। ये सारे उसमें हैं, वो दायरा के तहत वो सारा बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमी के असूलों पर उसको पूरे डिफ़ाइन करते हैं। और इस पर बड़ी खूबसूरत किताब है जिसमें वो है कि वो कैसे बनती है। ऊँटों को एक में एक दरमियान में लगा के जब दायरा बना रहे होते हैं सारा कुछ ना, सारा बगदाद पूरा बनाते हैं उसके अंदर। तो शुरू में नॉर्मली सिर्फ ये होता है कि एक आइडिया उमैयों के ख़िलाफ़ बिल्ड किया जाता है, जिसमें कलामी बहस के तहत बजाय फ़िक़ही उसूल पे फ़िक़्ह को कलाम के पाबंद करके अदालत चलाई जाती है। मतलब जो बहस है मुअतज़िलियों की, वो मुअतज़िली स्टेट बना देते हैं पूरा का पूरा मंसूर साहब ने। मंसूर के बाद यही तारीख़ पे दाखिल चलते अब्बास वो आते हैं, मामून हारून रशीद आते हैं, हारून के बाद मेहदी आते हैं, मेहदी आते हैं, मामून तो बहुत बात के हैं, अमीन के बाद आते हैं। मेहदी के दौर में ट्रांसलेशन अपनी पीक में होती हैं, वो बहुत सारी किताबें एक पूरा इंस्टीट्यूशन डेवलप करके और सारे लोगों को बिठाते हैं वो। उसी के एंड पीरियड में उनैन बिन इसाक आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर हैं ग्रीक से अरब के अंदर। ये वाली फैमिली भी उसी में स्ट्रॉन्ग होती जाती है पूरी एक। ये बड़े चापलूस किस्म के, ये बड़े मगर बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो और बात है। इनकी ये किताब है, ये इंडिजीनियस डिज़ाइंस के ऊपर, बड़ी केमिकल वो और बोतलों शोतलें बनाने में बड़े माहिर होते हैं। नहीं, ये मुसलमान हैं, बनु मूसा अरब हैं। तो मेहदी जब फोत होते हैं उस वक्त मामून जो है वो गंदेशापुर में होते हैं। गंदेशापुर में ज़ोरिस्ट्रियन जो है क्लेश शुरू हो जाता है, पूरी अनरेस्ट होती है, अपराइजिंग होती है मामून के ख़िलाफ़। मामून उस वक्त यंग होता है, और मामून बैतुल हिकमा से फारिग तहसील होता है। मामून मुअतज़िली होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मुअतज़िली होता है। मामून जब वहाँ से शिकस्त खा के भागता है, यहाँ आता है और देखता है कि मेहदी जब फौत होता है तो मेहदी के बाद अमीन आता है, मेहदी का बेटा होता है कुछ। वो देखते हैं अमीन एक कमज़ोर बंदा है, अमीन को मार देता है और ख़ुद खलीफा बन जाता है। फिर वहाँ पे बाकायदा उसका वो सिलसिला शुरू होता है कि मुअतज़िली स्ट्रॉन्गली बैतुल हिकमा में सिर्फ मुअतज़िलिया पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और सारी ट्रांसलेशन प्लान होती हैं कि ये रुख
वही होगा जिसमें मुतज़िली डिफ़ाइन हुआ किया जाएगा। वो हिकमत होती है लोगों की कि वो ट्रांसलेट करते हैं सारी किताबें, मगर खलीफा के लिए ये कहते हैं कि आपके लिए एक और रिसाला ये है जिसमें ये मुतज़िली भी जस्टिफाई हो सकते हैं। ट्रांसलेट वो सारी कर देते हैं, उनके हक़ में एक रिसाला छपता है, फिर यहाँ से किताबें ट्रांसलेट होती हैं। इस तरह करके वो बहुत बड़ी एक बल्क ट्रांसलेट होती है मामून के टाइम पे। मुतज़िली कौन होते हैं? मतलब क्या मुतज़िली से क्या मतलब है कि मुतज़िली इल्मुल कलाम के दो बड़े ग्रोहों में से एक अशरी हैं, थियोलॉजिकल जो बड़े ग्रोह हैं, एक मुतज़िली हैं। फ़िलहाल सिर्फ ये डिस्टिंक्शन जुमले में हाँ। अशरी और मुतज़िली का फ़र्क बता देना एक जुमले में। एक जुमले में अशरी और मुतज़िलियों का फ़र्क सिंपल सिर्फ ये है कि अशरी एक डिटर्मिनिस्टिक कायनात को मानते हैं, मुतज़िली जो हैं उस कायनात में यूँ समझ लें किसी हद तक ह्यूमन इंटरवेंशन के हामी होते हैं। अशरी स्ट्रॉन्ग वो है जो बिल्कुल किसी इंटरवेंशन का हामी नहीं है, हाँ, और बहुत डिटर्मिनिस्टिक होता है, वो कंट्रोल नहीं, वो पर्टिकुलर एक बहुत अलग बहस है। वो बहुत बाद में आती है। इस वक्त वो हकीकत है सूफिया के और अल्लाह वालों के, वो है उसको थ्योरेटिकली बहुत बाद में पेश किया। हाँ। वो तो कुरान में है, उसको पेश किया लगा बाद में, थेराई बाद में हुआ। ये इसको देखने का तरीका है, मुझे पता है क्यों मुस्कुरा रहे तो मामून साहब के पीरियड में इन दोनों की एक डिस्टिंक्शन होती है, मगर ये नहीं होता कि मुतज़िली सिर्फ होते हैं, अशरी भी होते हैं उस वक्त ख़वारिज भी होते हैं, उस वक्त अहले सुन्नत और अहले हदीस की भी फ़िक़ही डिस्टिंक्शन होती है। कलाम में सुन्नियों की बहस फ़र्क होती है और तशहीह कलाम फ़र्क होता है। तशहीह में अशरियों की फ़र्क होती है, असने अशरिया वाले, इस्माइलियों के बहुत डिफरेंट किस्म की कलामी शरह होती है। उसी दौरान जो है ये हमारे जियोलॉजी की पूरी बहस होती है, जिसमें ये जियोलॉजियन है जो बनी मूसा वाले, जो 3 शख्स हैं, शाकिर है एक, 2 और मोहम्मद है, शाकिर है और तीसरा एक शख्स है, 3 है। इसके इंट्रोडक्शन में वो बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, छोटी सी वो, हाँ, उसके इंट्रोडक्शन जो है बड़ा मज़े का। फिर इसी के साथ अहादीस की बहसें हैं और इसी दौरान मामून के एंड में मुहासिबी होते हैं जी। हारिस बिन मुहासिबी आते हैं। हारिस बिन मुहासिबी के तो अल्लाह वाले बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ों के भी बड़े जी। यानी कि इमाम अबू हनीफा शायद उनकी खिड़की में खड़े होकर जो उन्होंने सुना वो बेहोशी हो गए, कहते ये क्या कह रहे हैं, ये तो बात ही कोई और है। क्या बात? हारिस बिन मुहासिबी होते हैं, इनके दोस्त और किसी हद तक इनके मुरीद हैं जुनैद बगदादी। मतलब वो बाकायदा इनसे बेत नहीं होते, मगर इनके छोटे होते हैं तो इनको शेख मानते हैं। जुनैद को सैयद ताइफा कहा जाता है ना, द लीडर ऑफ द सूफीज, ये उनसे भी सीनियर है। उनसे बड़े। इनकी बहस रज़ा वाली बहस जो है वो इनकी रज़ा इलाही की जो पूरी एक, जहाँ से अगर हम यूँ कहें कि किताबों में जिस तसव्वुफ़ को देखा जाता है या इरफान नज़री जो है वो यहाँ से शुरू होती है, मुहासिबी से। जी हाँ, वो जो कहते ना यानी कि थ्योरेटिकल सूफीज़्म, उसके में लिख, वरना तो इस पे लिखा जाता है, एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा बहुत लिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, फलसफियाना अंदाज से चीज़ों को सोचा जा रहा है, तो सूफियों ने भी उस तरह लिखा होगा। यही आप कह रहे हैं। जी हाँ। अब बुनियादी मुद्दा ये है कि तौहीद क्या है, उसको अहादीस से भी जस्टिफाई किया जा सकता है, उसको कलाम से भी किया जा सकता है, उसको तसव्वुफ़ से भी किया जा सकता है, जो कि तसव्वुफ़ वाली एंगल ये लोग हैं जहाँ से उस बहस को जस्टिफाई करते हैं। वरना जिनको नहीं करने को वो नहीं करते, उससे पहले भी तसव्वुफ़ होते हैं जो कोई चाहता भी शायद नहीं था, मगर यहाँ पे शायद ये ज़रूरत समझते हैं। हारिस बिन मुहासिबी जो हैं, रज़ा के ऊपर उनकी बहुत बड़ी दलील और मशहूर है। जी, उनकी मार्गरेट स्मिथ ने उसके ऊपर किताब लिखी है, बचपन में पढ़ी थी, मुझे याद नहीं वो जी। तो हाँ, जो इनके 2 डिफरेंट राय हैं दोनों के दरमियान, जहाँ पे ये बयान पे हामी होते हैं कि आप जो कश्फ शहूद करते हैं आपको बयान करना चाहिए ताकि जिसको नहीं पता उसको पता हो। जुनैद बगदादी साहब मानते हैं कि इस तरह नहीं है, जो बाज़ौक़ है उसको वैसे ही पता होता है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती।
जो नहीं है उसके लिए होती नहीं है, उसके लिए भी उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तो बसरा की जो बस हाँ, वो जुनैद बगदादी साहब ये कहते हैं ना कि जिनके पास ज़ौक़ है तो उनके पास है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है वो इसके हामी आमिल नहीं है, तो इनको क्या बताने की ज़रूरत। तो दोनों के वजह नहीं है कोई बताने की। हाँ, इंटरनल बहस यही है कि चीज़ कहने की नहीं है, वह कुछ कहते नहीं, कहने का फायदा है जी। और दूसरी बहस दोनों की ये है कि ये इसको अवामी बनाते हैं। अच्छा। हरस बिन मासबी जी हैं, ये कहते हैं कि ये खवास की जो आएगा उसको सिखाएंगे, जो नहीं आएगा इसका मतलब है खुदा की रज़ा है ही नहीं उसके लिए, तो उसको क्यों सिखाया जाए। हम क्यों हर किसी के पीछे पड़ें कि भी हाँ आप भी आएँ, आप भी, इस तरह नहीं है कोई। जो उस तरफ लगाओ उसको वो खुद ही आएगा। यूँ समझ, सूफ़ी चीज़ों को असल में इल्म इरफान नज़री एक बहुत फ़र्क किस्म की आर्गूमेंटेशन है। अगर आप सिर्फ आर्गूमेंटेशन स्ट्रक्चर को देखें ना, कलाम एक फ़र्क तरीके से आता है, ये एक फ़र्क तरीके से आता है। तो वो जो डिस्टिंक्शन है वो कलामी नहीं है, ये कलाम और एक्सपीरियंस को मिक्स करते हैं। और जहाँ पे ये आते हैं मुल्ला सदरा, वो कलाम, एक्सपीरियंस और फ़लसफ़े को मिक्स करते हैं। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनकी एक और डिस्टिंक्शन है दोनों की, मैं यहाँ पे आ गया वापस, रुका हुआ। जुनैद बगदादी साहब के यहाँ एक चीज़ है बहुत अहम, वो ये है कि ये साहबी तसव्वुफ़ के सब उससे मुतासिर हैं, जो बाकायदा ठहरे हुए सूफ़ी। हाँ, जो सोबर, पता नहीं सही लफ्ज़ है, डिस्टिंक्शन है ना, सोबर और एक्सटैटिक। जुनैद जो है वो सोबर है कि जो एक्सटेसी वो अंदर रहनी चाहिए बाहर जी। तो हल्लाज इन्हीं के मुरीद थे, तो उन्होंने बाहर इज़हार कर दिया, तो फिर उन्होंने कहा देखा क्या हुआ। हल्लाज वाले जो हैं, अब जो दूसरा ग्रोह है जो बगदादी सूफ़ी नहीं है, उनकी बड़ी खासी बात है, जो बसरी सूफ़ी हैं, जिनमें हल्लाज हैं, जिनमें नूरी हैं, जिनमें बिस्तामी भी उसी तर्ज के हैं। और नूरी तो किसी ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं कि वो अपना टांग काट देते हैं मलामत के उस पर ना, बहुत एक ख़तरनाक उनका वो होता है, रवैया होता है उस पर। तो वो सारे हारिस बिन मुआसिबी से मुतासिर होते हैं, उनकी ये बयान। जुनैद इसी आर्गुमेंट के ऊपर वो आते हैं कि ये जो है सारा एक गलत तरीका है। शिबली बाकायदा जुनैदी हैं, अबू बकर शिबली जो हैं उनसे, हाँ वो तो हाँ जी जी, शिबली से फिर वो सारा ग्रोह जो अलग हो जाता। हाँ, एक बड़ा मतलब दाता साहब शिबली वाले लेडी से हैं, कासिम शिबली, अबुल कासिम जो हैं कुशहरी, वो शिबली वाले से हैं, और गौस पाक जो है वो भी शिबली वाले से हैं। ये सारे शिबली वाले ग्रोह हैं, ये सारे इस तरह वाले हैं, ठहरे ठहरे। अब ये वही ग्रोह है जिसमें ये लोग हैं। उसी दौरान ख्वारिज़मी होते हैं जिसमें रियाजियात का काम हो रहा होता है। उसी दौरान ज़ैद बिन साबित होते हैं, जिसमें वो मंतकी होते हैं, उसका लॉजिक पे बहुत बड़ा काम है, जो मुअत्तसिम के दौरान मारे जाते हैं बाद में। इसी पीरियड में थोड़ा सा आगे जाके वो आते हैं, जाहिज़ आते हैं, जो अरब वो हैं, लिटरेट थे, बहुत खूबसूरत। तो ये हो गए। अब ये एक इल्मी हल्का है जो सारे के सारे जो हैं बहस जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें ये जूश थियोलॉजियन और क्रिश्चियन भी हैं सारे। जहाँ पे थियोलॉजी की बाकायदा किताब लिखी जाती है वो उसके उमैयों के दौर में लिखी जाती है, जहाँ सुम्मा थियोलॉजी का जो लिखा जाता है पहला क्रिश्चियनिटी में, वो अरब लिखते हैं क्रिश्चियंस, यहाँ से पूरा शुरू होता है। फिर ग्रीक में और हिब्रू में लिखा जाता है, वो इसमें क्या लैटिन में लैटिन तो बात का होता है, ग्रीक में होता है उनका। तो वो मुबाहिस चल रहे होते हैं। तो इन्हीं के दरमियान में एक शख्स आता है जिनको हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स चल रहे होते हैं। हुन्नैन बिन इसाक एक बहुत बड़ा ट्रांसलेटर है ग्रीक लैंग्वेज का। एक और होता है कौन भी इस तरह कुछ नाम होता है उसका, वो भी बहुत बड़ा ट्रांसलेटर होता है, वो भी क्रिश्चियन होता है, ये दोनों क्रिश्चियन होते हैं। हुन्नैन का शागिर्द याकूब अल-किंदी होता है। हुन्नैन याकूब अल-किंदी जो है वो हेलेनिस्ट है, हुन्नैन बिन इसाक उसको कहते हैं। ये भी वैसे याकूबी है,
याकूब बिन हुनैन बिन इसहाक से। लेटर ग्रीक फिलोसफी। हाँ, हेलेनिस्ट में बहुत बड़ी एक वेरिएशन है जिसमें अरस्तू के भी दलाइल आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। जो उसकी ख़ास बात है, ये एक सारा, आप दोनों नहीं थे तो ये सारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड जिसके अंदर किंदी रहते हैं। ये जो फ़िक की बहस है सारी किंदी के दौरान सारा हो रहा होता है। हम इससे पहले एक बैकग्राउंड वो कर रहे थे तो आप वो मिस कर सकते।